परमाणु। दो तरह का चैप्टर इसमें पढ़ना है, एक है अणु और परमाणु पढ़ना और दूसरा है परमाणु संरचनाएं। दो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अणु और परमाणु के बारे में जो आधारभूत जानकारी है, बेसिक्स नॉलेज है, उसको हम लोग सीख लेंगे, जान लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचनाएं, इस चैप्टर्स के बाद, ठीक है। तो और ये चीज़ें ऐसी है, अणु और परमाणु चैप्टर्स, जो आपको आगे चल के भी 11th में, 12th में, जनरल कॉम्पिटिशन वगैरह में सभी जगह ये पूछी जाएगी। तो इसे ऐसा नहीं सोचना है कि क्या कहते हैं भाई हम अभी तो 9th में पढ़े तो उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जान लिए। आपको यहीं से क्या होता है, क्योंकि वहाँ कहा गया है ना कि जब तक बेस तैयार नहीं होगा आपका, क्या होगा, आप छत आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं वो पतला पिलर है और एक क्या है, बड़ा पिलर, मोटा पिलर है, तो मोटा पिलर से ज़्यादा ऊंचाई तक घर बनेगा कि पतला पिलर से? मोटा पिलर से, यानी बेस मजबूत होना चाहिए। तो आप लोग का यहाँ से बेस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें 9th के बाद भी पढ़नी है। तो हम लोग आज बेसिक्स रूप में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा क्या है, अणु और परमाणु। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होता क्या है, कैसे काम करता है, एक एक चीज़ करके हम लोग जानेंगे। जैसे कि अगर सिंपल सा बोला जाए कि अगर एक एटम की बात की जाए, ठीक है, तो आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि एटम कैसा होता है, लेकिन बस समझ लो कि बोला गया है कि वैज्ञानिक ने कहा था क्या, कि बेसिक्स नॉलेज में, कि एटम जो होता है गोलाकार होता है। गोलाकार तो कैसा, यानी कि स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। कहीं कहीं पे बोल देता है कि सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब होता है 2D और स्फेरिकल का मतलब 3D। तो हमारा जो एटम्स होता है वो क्या होता है, 3D होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। पहला क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, वो क्या होता है, नाभिक, और क्या होता है, इसकी कक्षा होती है, ठीक है। और कक्षा कौन वाला कक्षा, पहने वाला नहीं, घूमने वाला, ऑर्बिट, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम लोग N से सूचित करते हैं, और क्या एक होता है, प्रोटॉन होता है। और इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षा होते हैं, उसमें क्या होते हैं, तो एक कक्षा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। हमने क्या बोला अभी तक कि परमाणु एटम्स के बारे में क्या बताया, कि एटम जो होता है गोलाकार होता है और स्फेरिकल होता है। उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा न्यूक्लियस और दूसरा हिस्सा क्या होता है, उसकी ऑर्बिट, उसकी कक्षा होती है, ठीक है। अब बोला गया है कि उसके ऑर्बिट में 2 तरह के कण पाए जाते हैं, इसके न्यूक्लियस में 2 तरह के कण पाए जाते हैं, नाभिक में एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन के अंदर जो होता है, न्यूट्रॉन के अंदर 0 चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं विद्युतीय उदासीन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। और एक क्या है हमारा, ई जो सूचित किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ये बेसिक्स रूप में है। प्रोटॉन जो होता है नाभिक में एक निश्चित रूप से बैठा हुआ रहता है धनात्मक चार्ज लेके, और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस चार्ज लेके उसके कक्षा में, उसके ऑर्बिट में क्या होता है, घूमते रहता है। इतना हम लोग बेसिक्स रूप से जानते हैं अणु और परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं, इसके कुछ थ्योरी है जो हम लोग देख करके देखेंगे। अभी तक जो हमने बताया इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के ही पढ़नी है, इसको भी हम लोग को अच्छे ढंग से समझना है। तो अभी तक जो हमने बताया उसमें कहीं से दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद आते हैं, हम लोग चलते हैं, इसके अंदर कुछ थ्योरी है, उसको बारी बारी से देखेंगे। ये है हमारा क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले इस टॉपिक से अणु और परमाणु चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। ये होता क्या है, तो रसायन क्या होता है, रसायन क्या होता है। अगर कोई पूछे, हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो बोलता है कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो रस आयन, रसायन को अगर बोला जाए तो रस आयन, रस मतलब जानते हैं लिक्विड,
और आयन मतलब चार्ज, या तो धनात्मक चार्ज या तो ऋणात्मक चार्ज, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज। कोई दिक्कत? तो बोला गया है क्या कि अब ये हम लोग पहले से जानते हैं कि धन धन से क्या होगा, बंधन बनाएगा? नहीं बनाएगा। ऋण ऋण से धन धनात्मक धनात्मक कभी जुड़ेगा? नहीं। ऋणात्मक ऋणात्मक कभी जुड़ेगा? नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक आपस में क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, बॉन्डिंग कैसे करेगा? तो यानी बॉन्डिंग जो करना उसी को समझ लो कि अगर समझ लो कि एक कलम है और एक कैप है, दोनों को हमको ऐसे चिपकाना है, तो ऐसे चिपकाएंगे तो चिपकेगा? छूट जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम फेविकॉल या कोई क्या कहते हैं गोंद सटाने वाला लेकर इसको चिपका दे तो दोनों चिपक जाएगा ना। यानी कि क्या करे वो गोंद, क्या करे, इसको और इसको जोड़ने के लिए बंधन बना रहा है। ठीक है, तो यानी उसके अंदर जो लिक्विड लगा जिसके कारण चिपका, तो क्या हो गया? रस होगा। एक में धन हुआ और एक में ऋण हुआ, धन और ऋण दोनों मिला और दोनों क्या कहते हैं? एक बंधन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कैसे मिलता है। हमने बोला कि यहाँ पर गोंद है, सटा दिया, मिला, तो कैसे दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो संयोजन करते हैं। संयोजन करना ही मतलब मिलना। तो उसके गुणों को हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत। ठीक है, कि कैसे संयोजन करता है, तो उसके टॉपिक्स को पढ़ते हैं। किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थ के बीच में रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, बोला गया है क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या बताया गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए क्या सभी में सभी अभिक्रिया कर देगा? अगर हम लोग लोहा को क्या किया जाए, बालू से अभिक्रिया कराए, बालू में घुसा दें, तो क्या दोनों क्या कर आपस में अभिक्रिया कर देगा? अगर दूध को क्या कहते हैं, बालू से लोहा से या एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराएं, एल्युमिनियम के लोटा में अगर हम लोग दूध डाल देंगे तो एल्युमिनियम और दूध दोनों मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कहते हैं, दूध के अंदर क्या उसी एल्युमिनियम के लोटा में दूध में क्या कहते हैं, चीनी डाल दें, मिला दें, मिल जाएगा? मिल जाएगा, अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, उसी में अगर पानी मिला दें, मिलाएंगे, मिल जाएगा? मिल जाएगा, यानी कि अभिक्रिया किया। यानी कहने का अर्थ होता है कि अब उसी पानी में या दूध में हम लोग थोड़ा तेल मिला दें, तेल मिलाएंगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ऊपर छाल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है? तो जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने यानी संयोजन करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ गुण और नियम होता है। उस नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। यहाँ पे बताया भी गया है क्या कि कुछ न कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए किसी न किसी नियमावली को वो फॉलो करते हैं, मतलब कि वो मानते हैं। उस नियमावली को ही क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के क्या नियम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यह रासायनिक संयोजन के नियम कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा है द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात संरक्षण नियम। फिर गुणित अनुपात नियम। फिर उसके बाद पारस्परिक अनुपात नियम। और तीसरा इधर आगे क्या है? गे-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। इसमें से कुछ नियम हम लोग अभी कक्षा 9 में पढ़ेंगे और कुछ नियम आगे चल के पढ़ेंगे। जो हमारे क्लासेस में सिलेबस में है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो कि नहीं ये सारे नियम हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है। कक्षा 9 क्या, कक्षा 11 क्या, जब हमको सीखना, अगर अभी सीखने की इच्छा करेगी तो क्लासेस के जब कंप्लीट हो जाएगा फिर भी पढ़ना होगा तो क्लासेस में पूछिएगा, हम उसको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, आप नहीं तो क्या कहते हैं मैसेजें कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप्स कर दीजिएगा कि सर ये वाला नियम भी बताइए दीजिए, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन रूप से बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं सबसे पहला हमारा रासायनिक संयोजन का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये होता क्या है? ये बताया गया है क्या कि होता क्या है, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम होते क्या है। तो बोला गया है इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। बोला गया है क्या कि इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को क्या कहते हैं, आप क्या किया जा सकता है? उदय, यानी कि ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही उसे
खत्म कर सकते हैं। सिंपल सा अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, तो एक शब्द में बोला जाए तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना ही द्रव्यमान का कोई निर्माण कर सकता है, ना ही द्रव्यमान को कोई खत्म कर सकता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। एक लाइन में अगर देना है तो, अगर थोड़ा सा डिटेल में चलना है तो बोला गया है क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। अगर जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके लिए बोला गया है क्या कि कुछ तरीके अपनाए जाते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम को अपनाने के लिए। उन तरीकों को हम लोग एक एक करके यहाँ पर नियमावली से देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, पहला नियम बता रहा है क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। अब कैसे, तो कुछ एग्जाम्पल होगा, हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक हमारा क्या है ए तत्व है और एक हमारा क्या है बी तत्व है। दोनों को अभिक्रिया कराएं तो हमारा क्या बना, ए बी बना। क्या बताया गया कि एक ए तत्व है एक बी तत्व है और दोनों को मिलाया गया तो ए और बी, ए बी बना, ठीक है। कुछ इस तरह से समझेंगे कि ए कोई क्या कहते हैं, चीनी है, और दूसरा क्या है, बेसन है। ए हमारा चीनी है और बी हमारा बेसन है। चीनी हमारा क्या है 5 kg है और बेसन हमारा क्या है 15 kg है। दोनों को मिलाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, चीनी और बेसन मिल गया तो ये क्या बन गया, चीनी बेसन का रूप मिल गया। चीनी और प्लस बेसन दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। तो चीनी और बेसन जब मिल गया तो मिलने के बाद ये कितना केजी का हो जाएगा, ये 20 kg। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20 kg हो जाए। यही द्रव्यमान संरक्षण नियम है। अगर ये 5 kg है, ये 15 kg है, तो दोनों को मिलाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। अगर यह तुम्हारा 10 kg था, ये भी 10 kg होगा। कोई भी तत्व हो, तत्व ए कोई एक क्या कहते हैं, ए के जगह पे चीनी भी हो सकता है, कोई और भी तत्व हो सकता है, बी के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। ये सिर्फ बता रहा है कि अभिक्रिया करने के बाद ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि जो हम लोग आपस में अभिकारक को अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसका दोनों के द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से अभिकारक के तरफ तत्वों का योग, तत्वों के द्रव्यमान का योग और उत्पाद के द्रव्यमान योग दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो 20 kg, ये दोनों को मिला दिया जाए तो भी 20 kg होगा ना। तो वही बोला गया है क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम। यहाँ पे समझाया भी गया है क्या, मास ऑफ क्या है, ए तत्व का मास है, मतलब कि द्रव्यमान है, बी तत्व का द्रव्यमान है और दोनों को मिला दिया तो ए बी तत्व का द्रव्यमान है। यहाँ पर देखो ए का बी का और ए बी का द्रव्यमान जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। क्या बताया गया कि जब हमने क्या बताया कि ए अगर 5 है, ये 10 kg था, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 kg। ये अगर 15 kg है, बी 5 kg है, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा ये 20 kg ऑटोमेटिक। यानी ये तो इसका मान, इसका द्रव्यमान और ए बी का द्रव्यमान, ए प्लस बी का द्रव्यमान दोनों का आपस में बराबर होगा। यहाँ पे बता रहा है क्या, ए का बी का ए बी का द्रव्यमान के बारे में बताया गया है कि आपस में, यानी कि इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान बराबर ए बी का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान बराबर ए बी का द्रव्यमान। कोई दिक्कत है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अभी तक जो बताएं इसमें कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक एग्जाम्पल लेके दिया गया है, दो तत्वों को मिलाया गया है। पहला क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हुआ, बताया गया क्या
एक एग्जाम्पल लिए क्या, हमने हाइड्रोजन और जल को मिलाया तो क्या, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना, H2O। क्या होता है H2O, जहाँ है समझ लो कि क्या है, जल है। ये क्या है, L लिखा हुआ है, मतलब कि क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य। सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस। और गैस को हिंदी में क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन क्या करना है। तो यहाँ पे बताया गया क्या, अब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण, यहाँ पर हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ये कैसे जल बना, बस इतना समझ लेना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बना, जल बना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, एक। तो दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, दो। और यहाँ पर बोला गया है क्या कि जब यहाँ पर क्या किया, दो गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, इधर देखो, सिंपल सा बोला गया है क्या कि एक हाइड्रोजन की बात की जाती है तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है एक होता है और उसका द्रव्यमान जो होता है दो होता है। क्या बोला गया कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होगा एक होगा और उसका द्रव्यमान क्या होगा, दो के आसपास में होगा, तो उसको जनरली हम लोग दो लेके चलेंगे। तो यहाँ पर दो गो हाइड्रोजन है, H2 है ना, हमको यहाँ पर 2 से गुना किया हुआ है कि यहाँ पर 5 से गुना किया हुआ है, इस पे हमको नहीं चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो, तो दो गो हाइड्रोजन है तो 2 गुने 2 क्या हो गया, 4 ग्राम। केजी में रहेगा तो केजी में लेके चलेंगे, ग्राम में रहेगा तो ग्राम में लेके चलेंगे। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8। देखो हम लोग को दिमाग में रखना, अगर कुछ भी याद न रहे तो परमाणु संख्या का दुगना, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और अगर हमें क्या कहते हैं एग्जैक्ट याद नहीं है तो जो परमाणु संख्या का दुगना लेके चलेंगे द्रव्यमान उसी के आसपास में होता है। अगर किसी का परमाणु संख्या 4 है तो उसका द्रव्यमान 8 के आसपास में होगा, तो कैलकुलेशन करते समय आप 8 लेकर चल सकते हैं। किसी का परमाणु संख्या 7 है तो उसका द्रव्यमान 14 के आसपास होगा, आप 14 ले चलते हैं, कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार से आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, 16। और चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुने 16, यानी इसका वजन 32 ग्राम और इसका वजन 4 ग्राम। तो 32 और 4 कितना, 32 और 4 36 ग्राम। यानी कि अभिकारक साइड, रिएक्टेंट साइड क्या है, इसका वजन क्या है, 36 ग्राम। तो यहाँ पर H2O है तो H2O का भी वजन कितना होगा, 36 ग्राम। यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि अभिकारक के तरफ का द्रव्यमान और उत्पाद के तरफ का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा क्या कहते हैं उसके कुछ उदाहरण भी देखे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो क्या किया जाए, यहाँ से क्या कहते हैं पूछ लीजिएगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, होता है ना जी, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि सर यहाँ तो पूछने में डर लग रहा है, तो वहाँ आप टाइप करके यह वाला दिक्कत हो रहा है, आप वहाँ पर कह सकते हैं। तो हम चुपके से, आप उधर टाइप कर दीजिएगा, चुपके से हम देख लेंगे, उसको सही कर देंगे, है ना। क्योंकि समस्याएं रह जाए उससे अच्छा है कि उसको पूछ के समस्या का समाधान कर लो। अब सिंपल सी बात है, अभी अभी आप लोगों ने गलती किया, थोड़ा सा वो माइनर सी गलती थी, हम छोड़ देते, एक दिन छोड़ दिए, 2 दिन छोड़ दिए, आप बार बार वही गलती किए जा रहे हैं। आज डांट सुन गए, अब करेंगे ऐसा, तो जी आरती करेंगे, हम तो करवे करेंगे। हाँ जी, ऐसे गलती किया था के, तो हमारा अनुमान था कि तुम ही किए थे, हमको पूरा विश्वास था। तुम्ही को रोड का हवा लेने में बड़ा मन लगता है। तो कुछ कर रहे थे, चप्पल लुकाए हुए थे। तेरी यहाँ का ब्याह हो रहा है, शादी ब्याह कि चप्पल, हमको घबराती के लिए कोई नहीं आया है, तो हमें हम ही के लिए ना। तो वही तो करें कि आप हमें सोचे कि क्या कहते हैं झटका देंगे, लेकिन नीरज सर को झटका देने वाले को खुद ही झटका लग गया। क्योंकि जब आप अंदर थे, लॉक था, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम
सीढ़ी के पास गए तो खुल 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 कर रहे हैं ना, सब सुनाई पड़ रहा है। हम कि देखो ये सबके एजे वजन तो है, लेकिन कमरिया बंद करके हमारा मूर्ख बना रही है ये लोग। ठीक है, तो मूर्ख बनाना हमको नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं होगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, क्या हुआ, एक एग्जाम्पल। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम इथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करता है, तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाएं कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के सिद्ध पर करता है कि नहीं। मतलब कि इसने रिएक्टेंट करवाया है, रिएक्शन करवाया, अभिक्रिया कराया है, करवाने के बाद ये बता रहा है क्या कि अभिकारक पक्ष साइड में क्या कहते हैं कितना वजन है, और क्या कहते हैं उत्पाद साइड में कितना वजन है। दोनों अगर बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यह मानता है, अगर बराबर नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को नहीं मानता है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे तो क्लियर होगा। देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराया, और इधर सोडियम इथेनोएट एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है, अभिकार, इधर हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। अगर इधर का वजन और इधर का द्रव्यमान दोनों आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो समझेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर काम करता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लेना है क्वेश्चन में कि सोडियम कार्बोनेट कितना है। देखिए सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम, है ना। तो इधर रख देना है क्या, 5.3। फिर इथेनोइक अम्ल को देखना है कितना है, इथेनोइक अम्ल कितना है, 6 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, रख देंगे कितना, 6 ग्राम। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। इधर क्या है, 11.3 ग्राम हमारा प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि इधर 11.3 आता है कि नहीं। तो सोडियम इथेनोएट कितना है, तो देख लेते हैं। सोडियम इथेनोएट कितना है, 8.2, और 2.2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तुम्हारा क्या है, 8.2 है, और ये क्या है तुम्हारा 2.2 है। और जल कितना प्राप्त हो रहा है, 0.9, यही ना प्राप्त हो रहा है जी, 0.9। अब जोड़ते हैं, 8.2, 2.2 और 0.9। तो 9 2 2 4 और 9 13, 13 के 3 हाथ में 1, और 8 2 10 और 10 1 11, 11.3 ग्राम आ गया। यानी कि अभिकारक प्रोडक्ट साइड और यानी कि उत्पाद साइड और अभिकारक साइड दोनों का वजन आपस में बराबर है। इससे सिद्ध होता है क्या कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मानता है, फॉलो करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इरेज कर दे। आप लोग भी अपना एग्जाम बुक्स में होगा क्वेश्चन आंसर, उसको देख के बनाइएगा, दिक्कत होगा तो क्लासेस में आकर पूछिएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे बताया गया क्या कि यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों को आपस में जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को मानता है, फॉलो करता है, जो कि अभी हमने जोड़ के कैलकुलेट करके दिखाया है, वही चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिखा दिया गया है कि अभिकारक साइड को हम लोग LHS कहे हैं और उत्पाद साइड को क्या कहे हैं, RH, दायां पक्ष बायां पक्ष। ठीक है, 11.3 ग्राम 11.3 ग्राम दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। सही है, सही है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं क्या, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में तो दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हमारा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या होता है, तो बोला गया है क्या, इस नियमानुसार
इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। कहा गया है कि इस नियम के अनुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक शब्द आया है। यौगिक मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलाते हैं तो वो क्या निर्माण होता है? यौगिक। यौगिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो मिलने के बाद एक नया एलिमेंट्स बनता है। दैट एलिमेंट इज नोन एज क्या? यौगिक, यानी कि कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? अब बोला गया है क्या कि इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इस तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या अथवा निर्मित किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। अब आते हैं क्या बोला गया स्थिर अनुपात नियम का। आप लोग घर पे क्या कहते हैं? सपोज दैट मान लीजिए एक सब्जी बनाते हैं घर पे, वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाते हैं और सपोज दैट या सब्जी को छोड़ो, अगर आप घर पे चाय बनाते हैं, चाय के लिए क्या क्या चाहिए? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी। पानी मिलाएंगे पिलाओगे? बिना पानी बोला नहीं, पानी भी नहीं मिलाएंगे। चलिए मान के चलिए हम लोग चीनी, चाय पत्ती, दूध, शुद्ध खाटी दही, मतलब खाटी चाय पीते हैं, दही नहीं। अब खाटी चाय पिलाने के बिना पानी का मिलावट का शुद्ध चाय पीते हैं। तो बोला गया है क्या कि कल हम गए तुम्हारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल तुमने हमको पिलाया चाय, पानी पिला के पिलाया हो या शुद्ध दूध वाला पिलाया हो, जैसे पिलाया, कोइंसिडेंटली आपने बनाया, आपका चाय बहुत अच्छा लगा हमको, चाय अच्छा लगा तो हम कहें कि ऋचा तुमने तो चाय हमको पिलाया, बहुत अच्छा लगा, टीचर्स डे में भी आप वही चाय हमको बना के पिलाइए। तो जो उस समय आपने चाय बनाया था, अगर उस समय आपको अगर याद रहेगा कि आपने कितना चीनी डाला था, कितना पानी डाला था, कितना दूध डाला था, कितना चाय पत्ती डाला था और कितना देरी तक खौलाए थे, वो सब अगर आपको याद रहेगा तो हूबहू वही चाय फिर से बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी तीनों चारों आइटम में से कोई एक भी आइटम या तो ज़्यादा खौला दीजिएगा या तो कम खौलाइएगा, या तो दूध ज़्यादा डाल दीजिएगा या तो दूध कम डाल दीजिएगा, या तो चीनी ज़्यादा डाल दीजिएगा तो कम डाल दीजिएगा, या तो चाय पत्ती ज़्यादा डाल दीजिएगा या तो कम डाल दीजिएगा, तो क्या वही चाय बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो स्थिर अनुपात नियम के हिसाब से जब अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो अगला बार फिर से अगर हम उसी तरह का उत्पाद मतलब कि यौगिक बनाना चाहते हैं तो जितना जितना हमने पहले से डाला है उतना उतना ही फिर से अगर डालेंगे तो जैसा है वैसा ही फिर से वो बन जाएगा। अगर उससे ज़्यादा या कम डालेंगे तो हमारा वैसा क्या है, यौगिक फिर से निर्मित नहीं होगा। हमें उस चीज़ को करने के लिए वही तरीका, वही पद्धति और वही मात्रा का उपयोग करेंगे। मात्रा मतलब देखो टॉपिक ही क्या है, स्थिर अनुपात, यानी समान मात्रा में क्या करना है, यौगिक बनाते समय मिक्स करना है। अभिक्रिया करते समय मात्रा जो है हमेशा समान रखना है। अगर समान रखा जाए यानी कि अगला बार हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर 5 ग्राम, एक वो 10 ग्राम और एक 15 ग्राम मिलाया है और तब जाके हमारा कोई उत्पाद बना है, तो अगला बार भी 5, 10 और 15 का ही अनुपात लेके चलेंगे, तभी जाके हमारा उत्पाद हूबहू वैसा बनेगा। इसमें से कोई भी अगर थोड़ा ज़्यादा या कम हुआ तो हमारा वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, 18 ग्राम H2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन और कितना है, 16 ग्राम ऑक्सीजन और O2 ग्राम और हाइड्रोजन, और 2 ग्राम यहाँ पर 2 ग्राम आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या बताया गया कि 18 ग्राम H2O है जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन, यानी 16 2 18, यानी कि उत्पाद और अभिकारक दोनों आपस में बराबर हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर हो गया।
अब यहाँ पर दोनों का अनुपात निकाला गया 2/16, यानी कि अगर आपको ऐसा हूबहू जल बनाना है तो आपको हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम क्या रखना होगा, हाइड्रोजन रखना होगा, यानी कि 1:8 रखना होगा। इसको कह सकते हैं कि 1:8 अगर 8 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, इस तरह का जल प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जल प्राप्त करने के लिए हमें सिंपल सा बात है, हमारा H2O किससे मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। इतना तो पता चल रहा है। H2O, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, तो H2O से मिलकर बन रहा है। लेकिन H2O बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, तो हमको जल की मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए 16 ग्राम और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी चाहिए, 2 ग्राम। अब बोला गया है क्या, तो उसका अनुपात क्या होगा, तो 2/16 कर दिया, यानी 1:8 का अगर कोई पूछे कि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 1:2। ठीक है, क्या है, 1:2। उसी प्रकार से अगर बोला जाए NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो इसमें क्या है, सोडियम का द्रव्यमान कितना, याद रहना चाहिए जी, सोडियम का द्रव्यमान है तुम्हारा 22, 11 दूनी 22, परमाणु संख्या 11 तो उसका 22, और क्लोरीन का 17 तो 17 दूनी 34। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 17 दूना 34, यानी 11:17 आ गया ना। यानी उसी तरह से हमने बोला है क्या कि स्थिर अनुपात क्या होता है कि हमें हूबहू वही उत्पाद प्राप्त करना होगा, तो अभिकारक भी हूबहू उतनी ही मात्रा डालनी होगी। इसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम कितना हुआ जी, देखो तो 5:20 हो गया। अब यहाँ पर बताया गया है कुछ कि ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में हमने देखा क्या कि H2O को अलग अलग द्रव्यमान वाले H2O के नमूनों को लिया गया और उन पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमानों का अनुपात निकाला गया, जिससे पता चला कि क्या है कि उसका H2O का जो अनुपात होगा, H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:8 होगा। इससे न ज़्यादा होगा न इससे कम होगा। यानी कि अनुपात किसी यौगिक के अंदर अभी निर्माण किया जाए, ज़्यादा निर्माण किया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाए या बहुत कम मात्रा में किया जाए, उसके अंदर तत्वों का जो अनुपात होगा वो कभी भी